हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं महाजनपद काल एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ जो सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर है 32वां नंबर का वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, यह जो टॉपिक है आने वाले आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वहाँ सीजीपीएससी का दिला रहे हो या फिर एडीओ का है, हॉस्टल वार्डन का है या सब इंस्पेक्टर, इन सभी के लिए है। ठीक है, इसके वजह से यह कंप्लीट हो जाता है सीजीपीएससी का जो प्री है। उसके बाद हम लोग जो है जो टीचर भर्ती का है, ठीक है, टीचर भर्ती से संबंधित जो एक एक टॉपिक है, यानी कि बाल विकास से संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है और उसके जो अलग अलग पार्ट है, उन सभी से एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर आज की जो वीडियो है। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि रायपुर में कलचुरी शासक के प्रथम राजा कौन थे। इसका जो आंसर क्या है, रामचंद्र देव है। दोस्तों, ये 30 नंबर का जो वीडियो आया था उसी का होमवर्क है, 31वां का मैं नहीं ला पाया हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु है वह कब हुई थी? देखो, प्रश्न आज का जो टॉपिक है मेरा क्या है, एक महाजनपद काल का जो उदय है और साथ ही जो है जो धार्मिक आंदोलन है, ये जो सभी चीज है वहाँ ईसा पूर्व मतलब जैसे कि अभी 2022 23 24 चल रहा है, ठीक है, तो उल्टा आप ले जाओ। उल्टा ले जाने के बाद क्या होगा, जैसे कि 3 है, 2 है, 1, अब यहाँ तक से ईसवी है, उसके बाद जो चालू होता है वहाँ ईसा पूर्व है। तो ईसा पूर्व जो है उल्टा चलते हैं। तो ये जो है छठी ईसा पूर्व से चौथी ईसा पूर्व के जो बीच के समय है, इसे महाजनपदों का जो उदय काल भी कहा जाता है और इसी में जो है धार्मिक आंदोलन भी हुए थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सभी धर्मों का उदय भी हुआ था। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? इसका जो आंसर आ जाएगा बेबीलोन में हुई थी। अगला है, किस प्रकार की मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण मतलब क्या होता है? प्रथम नगरीकरण क्या है, वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, छठी से चौथी ईसा पूर्व के बीच का है, यानी कि द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ प्रतीक माना जाता है। सही जवाब की जगह उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन को माना जाता है, द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो जो पाली के ग्रंथ है उसमें गांव की जो मुखिया है उसे क्या कहा गया है, उस समय की बात है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा, भोजक कहा जाता है या फिर ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर जो है भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? सही जवाब आ जाएगा 326 ईसा पूर्व में। अभी जैसे बताया था 323 ईसा पूर्व में तो वो मृत्यु हो गया, लेकिन उसके 3 साल पहले यानी कि 326 ईसा पूर्व में ही भारत पर आक्रमण कर दिए थे। अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी राजधानी के रूप में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन किया गया? सही जवाब किया जाएगा उदायीन। उदायीन ने इसका मतलब पहली बार जो है चयन किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है वह किस सदी में हुआ था? सही जवाब आ जाएगा छठी ईसा पूर्व में। देखो, छठी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होते हैं। बहुत सारे जो जैसे कि नगर है, राज्य है, इन सब का उदय होता है, जिसमें से एक कौन है, मगध है। और मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली भी थे और सबसे धनाढ्य भी थे। अगला है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। जब सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करने आया था तो उसमें जो है सफलता हुए, यानी कि वो सफल हुए। तो इस सफलता के कारण क्या थे? यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी जो 16 महाजनपद है वह अपने अपने तक ही सीमित थे। उसके बाद दूसरा क्या है कि उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। तीसरा क्या है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था और जब उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता है तो जो कमजोर पक्ष रहते हैं वही मुखबिर होते हैं और किसी दुश्मन के साथ वह मिल जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। और चौथा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था, इसीलिए जो है विश्व विजेता कहलाए। तो इसका जो आंसर रहेगा चारों सही रहेगा। अगला है, पहला ईरानी जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था,
तो पहला ईरानी कौन था जिन्होंने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? सही जवाब की जगह डेरियस ने किया था। अगला है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो निम्न राजाओं पर विचार करना है आप लोगों को। एक तरफ है अजातशत्रु है, बिंदुसार है और प्रसेनजीत है। यहाँ पर क्या बोला है, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अब आपको ये बताना है कि ये तीनों में से कौन बुद्ध के समकालीन थे। सही जवाब की जगह 1 और 3, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये जो है बुद्ध के समकालीन थे। अगला है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजाओं में से एक का शासन था। आपको ये बताना है जैसे उत्तर भारत है ना, उसमें किस राजाओं का शासन था? इसका जो आंसर क्या रहेगा, नंदवंश है ना, नंदवंश यानी कि मगध साम्राज्य का शासन चल रहा था। अगला है ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो प्रारंभ में सबसे जो शक्तिशाली नगर है या राज्य था वह कौन सा था? अभी बताया था मगध राज्य था सबसे शक्तिशाली। अगला है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका जो जवाब किया जाएगा अजातशत्रु रहेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है इसके बारे में, बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र ने किया। उनके पुत्र कौन है? अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में अपनी गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ जैसा किया था वैसे ही अजातशत्रु के बेटे ने अपने पिता के साथ किया। यानी कि कौन है इसके पुत्र? उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी 461 ईसा पूर्व में, और उन्होंने जो है अपनी मगध की जो सत्ता है अपने हाथ में ले लिया, यानी कि वहां गद्दी पर बैठा। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही जवाब आ जाएगा लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। अगला है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उदय करता है? तो 16 महाजनपदों का जो उदय है इसका उल्लेख है वहां किस बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख होता है? सही जवाब आ जाएगा आगंतुर निकाय के अंतर्गत किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला है निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, कौन सा नहीं रहा है? तो कौशाम्बी इसका सही जवाब रहेगा। देखो गिरिब्रज है, राजगिरी है और पाटलिपुत्र है, ये जो 3 जो है स्थान है वहाँ राजधानी के रूप में उपयोग किया है, लेकिन कौशाम्बी नहीं है। अगला है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कौन से शासक हुए जिन्होंने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका जो आंसर रहेगा धर्मपाल रहेगा। दोस्तों यहाँ प्रश्न को पूछे भी जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब क्या जाएगा महाप्रजापति गौतमी इसका आंसर रहेगा, जिन्होंने बुद्ध को पाला है। यानी कि इसकी माता जो है पहले से देहांत हो गई थी, तो उनको जो है पालने का काम किसने किया है? गौतमी ने किया है, और इसी गौतमी ने अपने यानी कि बौद्ध ग्रहण करने वाली पहली महिला के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वैष्णव का है, जैन का है, बौद्ध का है या शैव का है? सही जवाब आ जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वहाँ कहाँ की गई थी? इसका जो आंसर रहेगा वैशाली में की गई थी। अगला है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो सर्वप्रथम शून्यवाद का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था? इसका जो आंसर क्या रहेगा? नागार्जुन इसका आंसर रहेगा। दोस्तों नागार्जुन ने सबसे पहले जो है शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि शून्य का आविष्कार नागार्जुन ने किया है, तो शून्य का आविष्कार किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। अगला है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसका जो जवाब आ जाएगा चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने, है ना, चालुक्य या फिर सोलंकियों ने करवाया था। दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण है। अगला है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर? तो महावीर जो है जैन परंपरा के अनुसार सबसे पहले कौन है? ऋषभदेव है, ठीक है। तो उसी आधार पर जो क्रमशः महावीर जो है कौन से नंबर के तीर्थंकर थे?
इसका जो आंसर क्या आ जाएगा 24वें नंबर के, है ना, 24वें नंबर के यहाँ तीर्थंकर थे। अगला है निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो समान कौन सा नहीं है, इसका जो जवाब आ जाएगा तीसरा रहेगा आत्मदमन। आत्मदमन जो है दोनों धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मत अलग अलग है, लेकिन बाकी जैसे कि अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति है, ये इस समानता इसमें होती है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक रूप से उपदेश कहाँ पर दिए, सही जवाब किया जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश वहीं पर दिए हैं। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, सही जवाब आ जाएगा तीसरा रहेगा बुद्ध धम्म और संघ। जो है बौद्ध धर्म का सबसे मेन चीज यही है, बुद्ध धम्म और संघ। अगला है निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, सही जवाब आ जाएगा बोध गया। बोध गया निरंजना नदी पर स्थित था। अगला है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये बताना है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। इसका जो आंसर क्या जाएगा अलार कलाम। अलार कलाम जो कि गौतम बुद्ध के गुरु माने जाते हैं। अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। अब कह सकते हैं जैसे कि पहले समय ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, वर्षा ऋतु के आधार पर, है ना, एक वर्षा ऋतु मतलब 1 साल, 2 वर्षा ऋतु मतलब 2 साल हैं, तो उसी आधार पर अंतिम वर्षा ऋतु यानी कि अपनी जो जीवन काल के अंतिम समय कहाँ पर बिताई थी। इसका जो आंसर रहेगा कुशीनगर में, कुशीनगर में बिताया था। अगला है अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद जो है निम्न में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, सही जवाब आ जाएगा जैन धर्म से संबंधित है, यहाँ जैन। अगला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, जैसे कि सारनाथ है, सांची है, गया है, अजंता है। इसका जो जवाब आ जाएगा सांची रहेगा। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है कौन सा है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऑप्शन है यहाँ पर अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव। इन चारों में जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।